तो आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु युगीन कविता स्वरूप और विकास, जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ना होगा उद्देश्य और प्रस्तावना। उद्देश्य पढ़ने की उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रस्तावना थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे 1.2 में भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग का उदय कब हुआ और इसमें कौन कौन से लेखक, नेता और बहुत सारे महापुरुष इसी युग में आए थे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें और पढ़ना है काव्य की पृष्ठभूमि, हिंदी भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, साहित्यिक पृष्ठभूमि, भारतेंदु का आगमन। चलते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। इस खंड आधुनिक काव्य से संबंधित है। इस खंड की पहली इकाई भारतेंदु युग के काव्य के स्वरूप एवं विकास से संबंधित है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन एक युगांतकारी घटना थी। हिंदी भाषा के काव्य एवं गद्य की विविध विधाओं में नवीनता का समावेश करके उन्होंने युगांतकारी परिवर्तन किया। यही कारण है कि विद्वानों ने इस कालखंड का नामकरण भारतेंदु पर रख दिया। इस इकाई का नाम भी भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य के स्वरूप और विकास इसी तथ्य से लिया गया है। किसी भाषा के काव्य में विषय वस्तु, भाषा, शैली, अलंकार आदि में क्यों परिवर्तन उपस्थित होता है? क्या कारण है कि अचानक काव्य की प्रवृत्ति बदल जाती है? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम सबसे पहले उनके सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, साहित्यिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। ठीक है, हम अब 1.2 में चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि। और इसमें हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग का उदय कैसे हुआ। किसी काल के साहित्य में बदलाव के पीछे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कारण मौजूद रहते हैं, जैसा कि हमने प्रस्तावना में पढ़ा था, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य में परिवर्तन आया, इसके पीछे भी तत्कालीन परिस्थितियाँ उत्तरदायी थी। भारतेंदु के समय का काल स्वयं भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए अत्यंत महत्व था। जैसा कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उन्नति का नया मार्ग प्रशस्त हुआ था। इस युग में नए नए अन्वेषण और आविष्कार, धर्म और दर्शन का नया संस्करण हुआ। राजनीति और समाज व्यवस्था में मौलिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। पश्चिमी यूरोप, विशेषकर इटली, नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड में एक नई संस्कृति की चेतना जागी। इसी युग में हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत सारे परिवर्तन आए। जैसा कि आप पढ़ें अभी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड में नई संस्कृति आई। इस युग में कार्ल मार्क्स और इंग्लिश जैसे राजनीतिक विचारक पैदा हुए, जो अपना विचार व्यक्त करते हैं। मनोविश्लेषण के आचार्य सिगमंड फ्रायड का आगमन भी इसी काल में हुआ। भारतीय परिवेश में देखा जाए तो ब्रह्म समाज के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारक इसी कालखंड की उपज थे। आधुनिक शिक्षा के प्रवर्तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी इसी कालखंड में सक्रिय थे। वंदे मातरम के जो लेखक हैं एवं बंगला भाषा के श्रेष्ठ साहित्यकार बंकिम चंद्र की इसी युग में वो भी आए थे। हिंदी प्रदेश के युग निर्माता साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रादुर्भाव भी इसी समय हुआ। प्रादुर्भाव मतलब ये जो भी हैं, जितना अभी मैंने नाम लिया है, ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में ही उदय हुआ था। इन सभी का मनोवैज्ञानिक और जैसे इसमें लिखा हुआ है समाज सुधारक, आधुनिक शिक्षा के प्रवर्तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब इसी कालखंड में उजागर हुए थे। अब आगे हम पढ़ेंगे, साहित्य में नए नए विषयों का समावेश करके भारतेंदु ने नव जागरण का सूत्रपात किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देशभक्ति, राजभक्ति, समाज सुधारक, स्वदेश प्रेम, हिंदी भाषा प्रेम आदि विषयों पर कविताएं लिखकर काव्य की संकीर्ण सीमा का विषय विस्तार किया। तात्कालीन सभी कवियों ने भारतेंदु द्वारा प्रारंभ की गई प्रवृत्तियों का ही विस्तार मिलता है। चलिए अब इसके आगे हम पढ़ेंगे भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि, जिसमें पहले है राजनीतिक पृष्ठभूमि। यूरोप के देशों से भारत का व्यापारिक संबंध पुराना है। जैसा कि औद्योगिक क्रांति के टाइम पे जो सब आए थे बाहर विदेश से हमारे देश में व्यापार करने, तो सबसे पहले तो यूरोप से ही आए थे। तो इसमें देखा जाएगा कि भारत के साथ व्यापार कर यूरोपीय व्यापारियों का बहुत लाभ होता था। मुगल काल में कई यूरोपीय देशों के व्यापारियों द्वारा भारत के साथ व्यापार के लिए संघर्ष हुआ। अंग्रेज अपनी बुद्धिमत्ता एवं जल सेना के बल पर सबसे आगे निकल गए। मुगल बादशाहों से अनुमति पाकर अंग्रेजों ने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। भारत की राजनीति पर अंग्रेजों का ध्यान शुरू से ही था। जैसा कि यूरोपीय व्यापारी तो सबसे पहले आए ही थे, लेकिन उनके पास जो धन की कमी थी और इनके पास जो सेना की कमी थी, इस कारण वो अंग्रेजों के सामने घुटना टेक दिए। और यहाँ पे भारत में मुग़ल बादशाहों का भी अभी बोलबाला कम हो चुका था।
तो उनसे अनुमति पाना अंग्रेज़ों के लिए बहुत आसान हो गया था। केंद्रीय मुगल सत्ता की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने यहाँ की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। जैसा कि अंग्रेज़ जब आए थे तो मुगल बादशाह से पहले तो उन्होंने अनुमति ले ली कि हम यहाँ पे अपना व्यापार करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे तो सबकी सत्ता कमज़ोर पड़ी जा रही है तो उन्होंने अपना दखल देना शुरू कर दिया। कूटनीति के बल पर उन्हें सफलता मिली। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज राज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद अंग्रेजों का रास्ता जो था एकदम साफ हो गया। धीरे धीरे एक एक कर भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों का अधिकार होता चला गया। सन 1857 ईस्वी तक लगभग सारा भारत अंग्रेजों के अधीन हो गया था। 1757 में इन्होंने अपना मार्ग एकदम क्लियर कर लिया और 1857 में इन्होंने अपना पूरा भारत को अपने अधीन में कर लिया। यदि अंग्रेज भारतीय वस्तुओं का व्यापार करके मुनाफा ही कमाते तो भारत की आर्थिक स्थिति पर इसका प्रतिकूल असर नहीं पड़ता, किंतु इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यह स्थिति बदल गई। भारत के कच्चे माल का प्रयोग इंग्लैंड में उन्नत आधुनिक उपकरणों द्वारा माल उत्पादन में होता था। भारत के कच्चे माल का प्रयोग वो वहाँ ले जाके अपना जो भी उनको बनाना होता है वो बनाते। तैयार माल को अधिक कीमत पे इस देश में बेचे जाने लगा। जैसे कि यहाँ से वो कच्चा माल कम कीमत पे उठा के ले जाते और वहाँ से उसको तैयार करके ले आके अपने ही भारत देश में उसको बहुत ज़्यादा कीमत पे बेचते। इस बदली हुई परिस्थिति के कारण भारत की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। शोषण के कारण लोगों में असंतोष इकट्ठा होने लगा। तात्कालीन अंग्रेजी शासन की शोषण नीति इस प्रकार थी कि स्वयं एक अंग्रेज लेखक जॉन ब्राइट द्वारा इस काल को 100 ईयर्स ऑफ क्राइम कहना पड़ा और 100 ईयर्स ऑफ क्राइम कहना पड़ा। जैसा कि उनको सब दिखता था कि वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, लेकिन वो उनको जो लाभ मिलता था इस कारण वो इन सब चीज़ को नज़रअंदाज करके वो अपना फ़ायदा खाली देखते थे। और इसी पे अंग्रेजी लेखक जो हैं जॉन ब्राइट द्वारा इस काल को 100 ईयर्स ऑफ क्राइम कई बुक बनाई गई, जिसका नाम ये 100 ईयर्स ऑफ क्राइम का नाम दिया गया। अंग्रेजी शासन से त्रस्त भारतीय जनता ने आवाज़ उठाई और इतिहास प्रसिद्ध सन 1857 ईस्वी का जन विद्रोह हुआ। विद्रोह के परिणाम स्वरूप राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन आया। विद्रोह को दबाने के बाद शासन का भार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर रानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। जैसा कि 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था और इस वक्त भारत के लोग थे वो सब कुछ लोग इकट्ठा एक साथ हुए थे, पर कुछ लोग सोचते थे कि हमारा तो चल रहा है देश, हमारा राज्य तो चल रहा है, हम क्यों क्रांति करें। सबका एकता नहीं था, जिसके कारण उस वक्त हमें आज़ादी नहीं मिल पाई, और नहीं तो हम 1857 ईस्वी में ही आज़ाद हो गए होते। और इस वक्त विद्रोह के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर रानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। रानी ने पहली नवंबर सन 1858 ईस्वी को घोषणा पत्र जारी किया। भारतीयों को आश्वासन दिलाया गया कि सरकार प्रजा की भलाई के लिए कार्य करेगी। रंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में शिक्षा, योग्यता एवं कार्य की क्षमता के अनुसार ही भर्ती की जाएगी। रानी के आश्वासन से भारतीयों को आशा जागी। यही कारण है कि तत्कालीन कवियों ने उस समय महारानी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। सरकार की ओर कई सुधार भी किए गए। कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया गया। इस बीच सन 1861 ईस्वी में पंजाब, राजपूताना, आगरा और अवध के कुछ भागों में भीषण अकाल पड़ा और बहुत से लोग मारे गए। 1861 में पंजाब, राजपूताना, आगरा और अवध के कुछ भागों में भीषण अकाल पड़ा और बहुत सारे लोग मारे भी गए। जैसा कि रानी ने आश्वासन दिया था कि हम यहाँ पे रंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और सरकारी नौकरियां में शिक्षा, योग्यता एवं कार्य की क्षमता के अनुसार भर्ती की जाएगी। रानी के आश्वासन से सारे भारतीयों के अंदर आशा की लहर जागी और यही कारण है कि जो उस वक्त के कवि थे उन्होंने रानी के इस व्यवहार के लिए उनकी प्रशंसा की है। और अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हुआ। उन्हीं के कारण अभी हम जो पढ़ते हैं, जो भी मॉडल एजुकेशन हम ले रहे हैं, वो सब अंग्रेजों की देन है। इस बीच सन 1861 में पंजाब, राजपूताना एवं आगरा, अवध कुछ भागों में भीषण अकाल पड़ा था, जिससे अकाल के कारण सारे लोग मारे भी गए, बहुत सारे लोग मारे गए। 1864 ईस्वी से सन 1869 ईस्वी तक सर जॉन लॉरेंस के वाइसराय के पद पर कार्यरत होने के काल में कृषि संबंधी सुधार किए गए। फिर सन 1866 ईस्वी से 1869 ईस्वी में भारत में कई भागों में अकाल पड़ा, सैकड़ों लोगों की जान गई। सन 1870 ईस्वी से जनता पर कई प्रकार के कर लगाए गए। सन 1878 ईस्वी में भारतीय मीलों के कपड़ों पर कर लगा दिया गया। जो भी मतलब कि मील थे कपड़ों के, उसमें सब पे टैक्स लिया जाने लगा और जनता पे कई प्रकार के उन्होंने टैक्स लगाना शुरुआत कर दिया। सिविल सर्विस परीक्षा में उम्र घटाकर भारतीयों को परीक्षा से दूर रखने का षड्यंत्र रचा गया।
जो भी भर्तियाँ के लिए रानी ने आश्वासन दिया था, जो वादा किया था, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए ही था। उसके बाद सब पे वो अपना टैक्स लगाने लगे। सिविल सर्विस में जो था उम्र घटा दिए और उसको भारतीयों को परीक्षा से दूर रखने का पूरा ये षड्यंत्र रचा गया था। 1877 ईस्वी में दिल्ली में शानदार दरबार कर लीटन ने विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया। इस आयोजन में बहुत सा धन व्यय, मतलब कि जो धन था वो व्यय किया गया। एक और धन का व्यय हो रहा था, दूसरी ओर चेचक आदि महामारियों से लोग मारे जा रहे थे, जो हमारे देश से बहुत सारे पैसे वो कमा कर ले जा रहे थे। सन 1878 ईस्वी में वार्ना क्ल्यूअर प्रेस एक्ट के द्वारा भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी गई। इन सब कारणों से जनता में राष्ट्रीय चेतना के बीज अंकुरित हुए। जो भी थे ये सब जब घटना हो रही थी तो अब सब भारतीयों का आँख खुल रहा था कि ये हमारे साथ बहुत ही गलत हो रहा है, ये एक हमारी बात नहीं है, पूरे देश की बात है, जिससे उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना की भावना जगी। सन 1880 ईस्वी से सन 1884 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। सन 1882 ईस्वी में प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। शिक्षा संस्थाओं को सरकारी सहायता दी गई। सन 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। लॉर्ड रिपन ने इस आंदोलन के साथ सहानुभूति रखी। बाद के वायसराय डफरिन आदि ने जनता की भलाई का कार्य नहीं किया। सभी वायसरायों ने केवल उदारवादियों को छोड़कर भारतीय जनता के साथ दोहरी नीति बनाई गई। ऊपरी तौर पर वे जनता की भलाई की बात करते थे, लेकिन चाहते यह थे कि हर प्रकार से शोषण की नीति कायम रहे। जैसा कि आजकल के नेताओं को देख रहे हैं हम कि वादे तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता है। वही उस वक्त हो रहा था कि वादे तो भारतीय उस वक्त जो थे आराम से समझ जाते थे, कहते थे कि अगर बोल रहे हैं तो करेंगे तो ज़रूर। किसी के अंदर ऐसा छल कपट नहीं था। लेकिन जब भारतीयों के साथ ऐसा शोषण किया जाने लगा तब उनके अंदर बहुत देर के बाद, बहुत सालों के बाद उनके अंदर ये चेतना जागी कि ये हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है। अंग्रेजों की इस नीति को परिणाम स्वरूप जनता में चेतना जगी। परिणाम था सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस के मंच से भारतीय जनता ने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत की। यह तो थी तत्कालीन समय में भारत की राजनीतिक स्थिति। अब हम उस समय की सामाजिक स्थिति को भी देखेंगे। जैसा कि हम राजनीतिक पृष्ठभूमि को पढ़े हैं तो इसमें जो हमारे साथ शुरू में यूरोप से भारत में आए व्यापार के लिए यूरोपियों ने हमारे साथ व्यापार किया। उसके बाद अंग्रेज़ों को जब पता चला कि यूरोपीय लोग वहाँ पे जाके व्यापार करते हैं, वहाँ पे बहुत धन है और हमें व्यापार करने के लिए कच्चा माल भी मिलेगा, औद्योगिक क्रांति के टाइम का ये सब बात है, तो सब अंग्रेज सब अपनी चालाकी से भारत में घुस गए और जो उस वक्त मुगल बादशाह थे उन सबको अपने लिए व्यापार के लिए राजी कर लिए और धीरे धीरे वो भारत को अपने वश में करने लगे। उसके बाद पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजी राज का जो स्थापना जो करना चाह रहे थे, अपना राज्य बनाना चाह रहे थे, तो वो एकदम क्लियर हो गया। धीरे धीरे एक एक करके भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। सन 1857 ईस्वी तक लगभग सारा जो भारत था वो अंग्रेजों के पास चला गया था। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा यहीं से कच्चे माल ले जाकर और अपने देश में बनाकर उसको हमारे ही भारत में महंगे दामों में बेचना। उसके बाद धीरे धीरे भारत में अपना मिल स्थापित कर लिए। हमारे ही देश के मजदूरों से काम करवाया जाता था और उन्हें उसी कच्चे माल से बनाया जाता था जो यहाँ से वो एकदम कम दामों में खरीदते थे और हमारे मजदूर लगते थे, हमारे भारत के मजदूर लगते थे और वही चीज़ जब तैयार हो जाती थी तो वो उसी चीज़ को इतने महंगे दामों में बेचते थे। जब 1857 ईस्वी का जन विद्रोह हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन आया। विद्रोह को दबाने के लिए शासन का भार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर विक्टोरिया के हाथ में चला गया, जो उन्होंने एक चाल चली। 1857 में जब सबके अंदर चेतना जगी कि नहीं हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है तो सबने विद्रोह करना स्टार्ट किया। लेकिन जब इसको न्यायालय में ले गए तो ये हमारे भारत से निकल के, हमारे भारत के बादशाहों और राजाओं के हाथ से निकल के और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से भी निकल के सीधे रानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई, जिस समय उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए कि शिक्षा के लिए और विश्वविद्यालयों की स्थापना भी कराई गई, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया गया और सरकारी नौकरी के लिए भी कहा गया कि हम सरकारी नौकरी देंगे अगर जो भारतीय चाहे अंग्रेजी शासन के जो लोग हैं जो शिक्षा और में एकदम जो होता है डॉक्यूमेंट के हिसाब से, जैसे आजकल होता है कि जॉब मिलता है, उस हिसाब पे जो शिक्षा में परिपूर्ण होंगे उसे हम सरकारी नौकरी में लेंगे। उसके बाद अकाल पड़ा। उस अकाल पड़ने के बाद कई राज्यों में भारतीय मारे गए और धीरे धीरे विक्टोरिया ने जो भी वादा किया था वो सब धुंधला होते नजर आने लगा। चलिए अब सामाजिक पृष्ठभूमि को पढ़ते हैं हम। तत्कालीन समय में भारत की सामाजिक स्थिति द्वेषपूर्ण थी। लोगों में जातिगत द्वेष बहुत ही अधिक बढ़ गया था।
जो जाति के आधार पे भेदभाव जो होता है वो बहुत था उस वक्त। समुद्र यात्रा